नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज हम अधिनियम के अध्याय 13 पर बात करेंगे, जिसका शीर्षक है अभियोजन, वाद आदि। देखिए, जब भी हम नगर पालिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सड़क, सफाई, नाली यही सब आता है। लेकिन नगर पालिका के पास कानूनी शक्तियां भी होती हैं। तो चलिए आज एक कहानी से इसे समझते हैं। मान लीजिए अजमेर में एक व्यक्ति अपनी दुकान के आगे सरकारी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करके एक चबूतरा बना लेता है। अच्छा। अब पड़ोसी परेशान है, रास्ता रुक रहा है। ऐसे में नगरपालिका क्या कर सकती है? उसका पहला कदम क्या होगा? यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। बिल्कुल सही जगह से शुरू किया आपने। ये अध्याय नगर पालिका को ठीक ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए कानूनी दांवपेच और शक्तियां देता है। अच्छा। ये बताता है कि नगर पालिका कैसे केस कर सकती है, जुर्माना वसूल सकती है और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकती है। तो उस अजमेर वाले मामले में नगर पालिका का पहला कदम हमें धारा 298 में मिलता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहली धारा से। धारा 298, नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी। अभियोजित कर सकेगी, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? और ये केस करने का फैसला लेता कौन है? क्या कोई भी पार्षद या कर्मचारी जाके केस कर सकता है? नहीं, यहीं पर कानून बहुत स्पष्ट है। इस धारा को हम कह सकते हैं दो हिस्सों में समझते हैं जी। इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि किसी पर कानूनी कार्रवाई, जिसे हम अभियोजन या प्रोसिक्यूशन कहते हैं, उसे शुरू करने का निर्देश देने की शक्ति केवल मुख्य नगरपालिक अधिकारी यानी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को दी गई है। अच्छा, सिर्फ सीएमओ को? जी हाँ, बिल्कुल। ये शक्ति किसी और को नहीं दी गई ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और हर छोटे मोटे मामले में कोर्ट कचहरी की नौबत ना आए। अच्छा, तो सिर्फ सीएमओ ही आदेश दे सकता है? और वो किन मामलों में यह आदेश दे सकता है? जैसे हमारे अजमेर वाले उदाहरण में, क्या सीएमओ एक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। ये उपधारा 2 तरह के मामलों की बात करती है। पहला है लोक न्यूसेंस, जिसे हम आम भाषा में सार्वजनिक उपद्रव कहते हैं। जैसे अगर कोई जयपुर के किसी रिहायशी इलाके में देर रात तक बहुत तेज संगीत बजाकर लोगों की नींद खराब कर रहा है या शांति भंग कर रहा है, तो ये एक लोक न्यूसेंस है। ठीक है। और दूसरा मामला है आदेशों का उल्लंघन। ये हमारे अजमेर वाले उदाहरण पर फिट बैठता है। हाँ। नगरपालिका ने उस दुकानदार को नोटिस दिया होगा कि ये अवैध निर्माण है, इसे हटा लो। हाँ। लेकिन उसने नोटिस नहीं माना, यानी आदेश का उल्लंघन किया। इन दोनों ही स्थितियों में मुख्य नगरपालिक अधिकारी अभियोजन का निर्देश दे सकता है। और इस पूरी कार्रवाई का मकसद क्या होता है? सिर्फ सजा दिलवाना? नहीं, इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, शास्तियों की वसूली। शास्ति मतलब पेनल्टी या जुर्माना। ओके। तो पहला मकसद है कि जो जुर्माना लगाया गया है उसे वसूला जाए, और दूसरा उल्लंघन करने वालों को दंड देना ताकि उन्हें सजा मिले और समाज में एक संदेश जाए कि कानून तोड़ने का नतीजा क्या होता है। अच्छा। और एक जरूरी बात, इस पूरी कानूनी लड़ाई में जो भी खर्च होगा, जैसे वकील की फीस वगैरह, वो नगरपालिक निधि यानी म्युनिसिपैलिटी के फंड से दिया जाएगा। इसमें एक परंतु भी दिया गया है जो किसी समय सीमा की बात करता है। वो क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो नागरिक और नगरपालिका दोनों के लिए है। इस परंतु के अनुसार किसी भी अपराध के लिए मुकदमा अपराध होने की तारीख से 6 महीने के अंदर ही शुरू किया जाना चाहिए। 6 महीने? यह समय सीमा थोड़ी छोटी नहीं लगती? क्या इससे कई लोग सिर्फ इसलिए नहीं बच जाते क्योंकि नगरपालिका की कार्यवाही अक्सर धीमी होती है? ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, कानून बनाने के पीछे का मकसद एक संतुलन बनाना होता है। हाँ। ये समय सीमा इसलिए है ताकि नगरपालिका की शक्ति असीमित ना हो जाए। ऐसा ना हो कि सालों पुराने मामलों को निकालकर किसी नागरिक को बेवजह परेशान किया जाए। सही है। ये एक तरह से नगरपालिका पर भी दबाव बनाता है कि वो समय पर कार्रवाई करें। अगर 6 महीने बीत गए तो नगरपालिका उस मामले में मुकदमा दायर नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो हुई उपधारा 1 की बात। अब मान लीजिए सीएमओ ने आदेश दे दिया और केस शुरू हो गया। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? वो हमें इस धारा की उपधारा 2 में पता चलती है। ये प्रक्रिया के बारे में बताती है। अच्छा। पहला सवाल, सुनवाई कहाँ होगी? तो जवाब है, कोई भी मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने दायर किया जा सकता है जब तक कि कानून में किसी विशेष अदालत का जिक्र ना हो। और अगर दोषी व्यक्ति जुर्माना या मुआवजा नहीं चुकाता है, जो कि अक्सर होता है, तब वसूली कैसे होगी? ये सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या है। तो उपधारा 2 इसका भी समाधान बताती है। अगर किसी पर लगाया गया जुर्माना, शास्ति, प्रतिकर, मुआवजा
या कोई और खर्च वो व्यक्ति नहीं चुकाता है तो नगर पालिका उस मैजिस्ट्रेट को एक अर्जी देगी। फिर वो मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की संपत्ति को करस्तंभ करने का आदेश दे सकता है। करस्तंभ, ये शब्द थोड़ा भारी है, इसका मतलब क्या है? करस्तंभ का सीधा मतलब है संपत्ति को अटैच करना या जब्त कर लेना। अच्छा। मैजिस्ट्रेट 2 तरह की संपत्ति जब्त करने का आदेश दे सकता है। एक है जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति, जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसे कार, बाइक, टीवी या कोई कीमती सामान। ओके। और दूसरी है स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति, जैसे जमीन, मकान या दुकान। और सिर्फ जब्त ही नहीं, मजिस्ट्रेट उसकी विक्रय यानी बिक्री का आदेश भी दे सकता है ताकि उस पैसे से वसूली की जा सके। इसका कोई और उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए जोधपुर में किसी व्यक्ति ने बिना अनुमति के एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा दिया। नगरपालिका ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन वो व्यक्ति जुर्माना नहीं भर रहा है। तो नगरपालिका कोर्ट जाएगी और मैजिस्ट्रेट के आदेश पर उस व्यक्ति की कार को जब्त किया जा सकता है। फिर उस कार की नीलामी करके जो पैसा मिलेगा उससे 50,000 रुपए की वसूली कर ली जाएगी। ठीक है, तो धारा 298 नगरपालिका को कोर्ट जाने की ताकत देती है। लेकिन क्या कोर्ट जाना ही एकमात्र रास्ता है? ये तो महंगा और लंबा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए कानून बनाने वालों ने कुछ शॉर्टकट या समझौते के रास्ते भी दिए होंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा। हर मामले को कोर्ट तक ले जाना न तो नगरपालिका के लिए फायदेमंद है और न ही नागरिक के लिए। इसीलिए धारा 299 में कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो मामले को कोर्ट के बाहर ही निपटाने में मदद करती हैं। अच्छा, तो देखते हैं धारा 299 अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां। तो क्या-क्या शक्तियां हैं ये? इस धारा में मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई हैं। इस उपधारा के खंड क में समझौता, कंपाउंडिंग की शक्ति के बारे में बताया गया है। समझौता? जी, इसमें कहा गया है कि अगर नगरपालिका को लगता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिस पर सजा हो सकती है, तो वो कोर्ट जाने के बजाय उस व्यक्ति से सीधे समझौता कर सकती है। अच्छा। और एक बार जब ये समझौता हो जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए कोई और कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामला वहीं खत्म। हमारे अजमेर वाले दुकानदार के मामले में ये कैसे लागू होगा? बहुत अच्छे से लागू होगा। अब नगरपालिका उस पर लंबा केस चलाने की बजाय उससे कह सकती है कि तुम ये चबूतरा हटा लो और एक निश्चित राशि, मान लीजिए 10,000 रुपए, जुर्माने के तौर पर भर दो। जैसे ही वो व्यक्ति पैसे भर देगा और अतिक्रमण हटा देगा, मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। इससे नगरपालिका का समय और पैसा बचा और दुकानदार भी लंबी कानूनी प्रक्रिया से बच गया। ये तो हुआ समझौता। दूसरा खंड क्या कहता है? इस उपधारा के खंड ख में अभियोजनों को प्रत्याहृत करने यानी वापस लेने की शक्ति दी गई है। वापस लेने की? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नगरपालिका ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा शुरू कर दिया है तो उसे ये भी अधिकार है कि वो उस मुकदमे को बीच में ही वापस ले सकती है। हो सकता है कि बाद में लगे कि मामला कमजोर है या फिर कोई और वजह हो। और तीसरा खंड? उसने भी कुछ प्रशमन जैसा शब्द है, ये समझौता से कैसे अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि समझौता और प्रशमन दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ। इस उपधारा के खंड ग में प्रशमन, कंपाउंड करना की बात की गई है। फर्क यह है, समझौता नगरपालिका और व्यक्ति के बीच एक खास मामले के लिए हुई एक खास डील की तरह है। अच्छा। लेकिन प्रशमन एक तरह से ट्रैफिक चालान भरने जैसा है। इसमें राज्य सरकार पहले से ही कुछ अपराधों की एक लिस्ट और उनका रेट यानी जुर्माना तय कर देती है। इन्हें प्रशमनीय, कंपाउंडेबल अपराध कहते हैं। ओके। अगर आपने उनमें से कोई अपराध किया है तो आपको बस तयशुदा जुर्माना भरना है और मामला खत्म। कोई मोल भाव या डील नहीं होती। लेकिन धारा 299 में जो समझौता करने की शक्ति दी गई है, क्या इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है? कोई अधिकारी किसी बड़े अपराधी को छोटा-मोटा जुर्माना लेकर छोड़ दे, ऐसा हो सकता है? ये चिंता बिल्कुल जायज है और कानून बनाने वाले भी इस बात को समझते थे। इसीलिए इस धारा में एक परंतु जोड़ा गया है। ये परंतु कहता है कि राज्य सरकार नियम बनाकर ये तय कर सकती है कि समझौता करने की ये जो शक्ति है, इसका प्रयोग कौन से अधिकारी करेंगे और किन शर्तों के तहत करेंगे। अच्छा। ये शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है ताकि कोई अधिकारी मनमाने ढंग से किसी से भी समझौता न कर ले। ठीक है, तो नगरपालिका केस कर सकती है, समझौता कर सकती है, लेकिन अगर किसी ने नगरपालिका की किसी चीज को तोड़ फोड़ दिया हो तो, जैसे कोई पार्क की बेंच तोड़ दे या स्ट्रीट लाइट गिरा दे, सिर्फ जुर्माना काफी है? नहीं, सिर्फ जुर्माना काफी नहीं है।
और इसी के लिए है अगली धारा, धारा 300, नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए। यह धारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य, एक्ट या अपनी उपेक्षा, लापरवाही से या किसी व्यतिक्रम, नियम की चूक से नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर दोहरी जिम्मेदारी आती है। दोहरी जिम्मेदारी वो कैसी? पहली जिम्मेदारी तो ये है कि उसे उस अपराध के लिए जो भी निर्धारित शास्ति, जुर्माना या दंड है वो तो देना ही होगा जी। और दूसरी, इसके साथ साथ उसे उस नुकसान की पूर्ति भी करनी होगी, यानी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी होगी। अच्छा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कोटा में नगर पालिका के लगाए गए नई स्ट्रीट लाइट के खंभे को तोड़ देता है तो उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का जुर्माना भी लगेगा और साथ ही उसे उस खंभे को ठीक कराने का या नया लगवाने का पूरा खर्च भी देना होगा। ये सुनने में तो अच्छा है, पर असल में कितना व्यावहारिक है? अगर कोई मजदूर अपनी साइकिल से स्ट्रीट लाइट तोड़ दे तो क्या नगर पालिका वाकई उससे 50,000 रुपये वसूल कर पाएगी, या ये कानून सिर्फ बड़े और साधन संपन्न लोगों पर ही लागू हो पाता है? आपका सवाल व्यवस्था की एक दुखती रग पर उंगली रखता है। कानून में तो प्रावधान है, लेकिन उसे लागू करना हमेशा एक चुनौती होती है। हाँ, अगर नुकसान की रकम को लेकर कोई विवाद हो जाए, जैसे नगर पालिका कहे कि 50,000 का नुकसान हुआ है और वो व्यक्ति कहे कि सिर्फ 10,000 का हुआ है, तो उसका भी समाधान है। वो क्या है? उस स्थिति में नुकसान की राशि का निर्धारण वही मजिस्ट्रेट करेगा जो उस व्यक्ति को उस मामले में दोषी ठहरा रहा है, और अगर दोषी व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो वही करस्थम वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी उसकी संपत्ति को जब्त करके वसूली होगी, जिसके लिए मजिस्ट्रेट एक वारंट जारी करेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन अपराधों की गंभीरता कितनी है? मतलब क्या पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है? क्या अपराधी को आसानी से जमानत मिल जाएगी? इन सब बातों पर भी कुछ रोशनी डालिए। बिल्कुल, अपराध की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है और इसी के लिए है अगली धारा, धारा 301, कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। ओके। ये धारा कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे हम सीआरपीसी भी कहते हैं, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस अधिनियम की 3 विशेष धाराओं के तहत किए गए अपराधों पर यही नियम लागू होगा। वे कौन सी 3 धाराएं हैं? और ये संज्ञेय और जमानतीय शब्द का मतलब क्या है? वे धाराएं हैं धारा 167, धारा 236 और धारा 245। इन धाराओं में बताए गए अपराध संज्ञेय होंगे। संज्ञेय। अब संज्ञेय का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा अपराध है जिस पर पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। जैसे कहीं आग लगने पर फायर ब्रिगेड को किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा। ठीक वैसे ही संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। ये दिखाता है कि कानून इन अपराधों को गंभीर मानता है। और जमानतीय का क्या मतलब है? साथ ही ये धारा ये भी कहती है कि ये अपराध जमानतीय भी होंगे। इसका मतलब है कि इन अपराधों में आरोपी को जमानत मिलना उसका अधिकार होगा। अच्छा, मतलब जमानत मिल जाएगी? हाँ, पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती है। तो ये एक संतुलन है। अपराध गंभीर है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन साथ ही आरोपी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसे जमानत का अधिकार भी दिया गया है। अब जो अगली धारा है उसका शीर्षक पढ़कर तो मैं थोड़ा चौंक गई। धारा 302, प्रक्रिया त्रुटियुक्त होते हुए भी करस्थम विधि पूर्ण होगा। 1 मिनट, ये तो बड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार या नगरपालिका गलती करे तब भी उसकी कार्रवाई सही मानी जाएगी। ये तो नागरिक के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। पहली बार पढ़ने में ये वाकई चौंकाने वाला लगता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा और व्यवहारिक है। ये धारा कहती है कि अगर नगरपालिका इस अधिनियम के तहत किसी संपत्ति को करस्थम यानी जब्त करती है तो उस जब्ती की पूरी कार्रवाई को सिर्फ इसलिए अविधिपूर्ण यानी गैरकानूनी नहीं माना जाएगा क्योंकि प्रक्रिया में कोई छोटी मोटी तकनीकी गलती हो गई है। ये तकनीकी गलती किस तरह की हो सकती है? कोई उदाहरण? देखिए, मैंने एक केस देखा था जिसमें नोटिस पर सिर्फ 1 दिन गलत तारीख लिखने की वजह से पूरी कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। अच्छा। ऐसी ही गलतियां जैसे भेजे गए समन या नोटिस में कोई टाइपिंग की गलती हो, या दोष सिद्धि यानी सजा के आदेश में कोई त्रुटि हो, या फिर करस्थम के वारंट में ही किसी के नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर की गलती हो गई हो। छोटी छोटी गलतियां। जी, धारा 302 जैसी चीजें इसीलिए जरूरी हैं ताकि ऐसी छोटी छोटी लिपिकी या त्रुटियों की वजह से पूरी न्याय व्यवस्था और सरकार की कार्रवाई ठप न हो जाए। ऐसी गलती के कारण जब्ती करने वाले अधिकारी को अतिचारी यानी गलत काम करने वाला नहीं माना जाएगा।
तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति जब्त हुई है उसके पास कोई उपाय नहीं है, भले ही प्रक्रिया में गलती हुई हो? क्या उसे वो गलती चुपचाप सहनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नागरिक के अधिकारों की भी पूरी सुरक्षा की गई है। अच्छा। धारा का अगला हिस्सा यही कहता है कि ऐसी किसी प्रक्रियात्मक अनियमितता से व्यथित व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को उस गलती से कोई नुकसान हुआ है, वो सक्षम न्यायालय में विशेष नुकसान स्पेशल डैमेज के लिए दावा कर सकता है। और अगर वो ये साबित कर दे कि उसे सच में नुकसान हुआ है? अगर वो व्यक्ति अदालत में ये साबित कर देता है कि उस प्रक्रियात्मक गलती की वजह से उसे वाकई में कोई विशेष आर्थिक या अन्य नुकसान हुआ है, तो वो पूरा अनुतोष यानी फुल कॉम्पनसेशन वसूल कर सकता है। इस धारा का उद्देश्य बहुत संतुलित है। एक तरफ ये सुनिश्चित करना है कि छोटी मोटी तकनीकी गलतियों की आड़ लेकर कोई अपराधी कानून से बच न निकले, और दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करना है कि अगर किसी नागरिक को उन गलतियों से कोई वास्तविक नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई भी हो सके। तो आज हमने नगर पालिका की कानूनी शक्तियों का एक पूरा चक्र देखा। एक तरफ धारा 298 है जो उसे केस करने की ताकत देती है, तो वही धारा 299 कोर्ट के बाहर समझौते का रास्ता भी दिखाती है। बिल्कुल। धारा 300 सुनिश्चित करती है कि सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई हो, और धारा 302 छोटी मोटी गलतियों से पूरी प्रक्रिया को बचाती है। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि कानून में हर स्थिति के लिए प्रावधान है। बिल्कुल। ये धाराएं नगर पालिका को एक प्रशासनिक इकाई से बढ़कर एक अर्ध न्यायिक शक्ति भी देती हैं, ताकि वे शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। आज हमने देखा कि कानून नगर पालिका को कितनी शक्तियां देता है, लेकिन साथ ही नागरिक को भी सुरक्षा देता है। सोचने वाली बात यह है कि एक आम नागरिक इन शक्तियों और अपनी सुरक्षाओं के बारे में कितना जानता है। क्या जानकारी का यह अभाव ही शक्तियों के दुरुपयोग का सबसे बड़ा कारण नहीं है? इस सवाल पर आप जरूर सोचिएगा। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।